गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं और यह श्रृंखला मृच्छकटिकम पर आधारित है। मृच्छकटिकम जो कि संस्कृत साहित्य के जो नाटक है उन नाटकों में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटकों में से एक माना जाता है। एक ऐसा नाटक जिसमें हम भारतीय समाज, भारतीय रहन सहन, भारतीय पहनावा ओढ़ावा, इन सबको अत्यंत निकटता से देखते हैं। क्लासिकल एरा का अर्थात जिसको हम कहते हैं लौकिक युग का यह नाटक होने पर भी, यह साहित्य होने पर भी, इसमें हम किसी भी प्रकार के काल्पनिक चरित्र या दिव्य चरित्र को नहीं पाते। ये सारे चरित्र हमारे समाज के, जिसको हम कहते हैं सजीव चरित्र हैं, हमारे गली चौराहों पर प्राप्त होने वाले सजीव हैं। हमारी कहानी आम व्यक्ति की कहानी है, अपने समाज के, अपने घर के, अपने चौखट की कहानी इसमें हम देखते हैं। अन्य नाटकों से भिन्न कालिदास या भास या भवभूति, इन जैसे नाटककारों से सर्वथा भिन्न यह नाटक है मृच्छकटिकम। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, मृच्छकटिकम, अगर आप इसे संस्कृत की दृष्टि से तोड़ें, इसका संधि विच्छेद करें, तो हम क्या पाते हैं? मृत प्लस शकटिकम। मृत से तात्पर्य है मिट्टी और शकटिकम से अर्थ लिया जाता है गाड़ी, यानी मिट्टी की गाड़ी, क्ले कार्ट, इस रूप में हम इसको पाते हैं। अब ये मिट्टी की गाड़ी क्या है? जब हम नाटक के रहस्य में पहुंचेंगे, धीरे धीरे जब हमारी श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी, उनमें इन सारे रहस्यों का अनावरण किया जाएगा। लेकिन आज सबसे पहले यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह मृच्छकटिकम नाटक कब का नाटक है, इनके लेखक कौन है, इनका कर्ता कौन है, जो भी कर्ता हैं क्या वे इतिहास के ज्ञात व्यक्ति हैं या इसी तरह से उनके कर्ता के बारे में किसी भी प्रकार का काल्पनिक नाम फैला दिया गया, लेकिन इनके लेखक कोई भिन्न होंगे। तो इन सारे विषयों के ऊपर में आज अपना यह विमर्श है और तदनुसार हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि मृच्छकटिकम के कर्ता कौन है। यह एक बड़ा ही हास्यास्पद प्रश्न होता है, क्योंकि आम लोगों के मध्य सामान्य रूप से लोग ऐसा जानते हैं, छूटते ही आप पूछेंगे कि मृच्छकटिकम का कर्ता कौन है, तो कहते हैं शूद्रक। लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि कैसे हमें ज्ञात कि यह शूद्रक है। एक क्षण के लिए अगर हम मृच्छकटिकम के अतिरिक्त अगर अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करते हैं या विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम आदि की बात करते हैं, तो उनकी प्रस्तावना में ग्रंथकार कालिदास का नाम, नाट्यकार कालिदास का नाम लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम उत्तर रामचरितम में पाते हैं तो वहां पर भी भवभूति का हम नाम प्राप्त करते हैं। भास के नाटकों में यद्यपि भास का नाम प्राप्त नहीं होता, लेकिन टी गणपति शास्त्री ने अपने शोध से, अपनी प्रतिभा से उन सारे 13 के 13 नाटकों में एक जो धार, एक जो रेखा है, एक धागा है, उनको जोड़ने का, उस सूत्र को पिरो करके इस प्रकार निष्कर्ष दिया कि ये भास के नाटक हैं। मृच्छकटिकम में ऐसा क्या है जिसके आधार पर हम यह कहें कि यह नाटक शूद्रक विरचित है? हम आप सभी जानते हैं कि प्रस्तावना में एक पूरे पद्यों की श्रृंखला में यह कहा गया कि शूद्रको नाम राजा बभूव, किल शूद्रको बभूव, इस तरह के वाक्य भी आएंगे, चर्चा करेंगे। तो अर्थात शूद्रक नाम का एक राजा था जिसने इस नाटक की रचना की। लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने विषय में, जो स्वयं उस वर्तमान में रह करके नाटक का निर्माण कर रहा होता है, नाटक की रचना कर रहा होता है, वो कैसे कहेगा कि बभूव, लिट लकार, अर्थात अत्यंत प्राचीन, जैसे हम कहानी बच्चों को सुनाते हैं, एक राजा था, अर्थात अब वो राजा नहीं है। तो इसी प्रकार प्रस्तावना में यदि यह लिखा जाता है कि शूद्रको बभूव, तो इसका यह अर्थ होता है कि शूद्रक था, और संस्कृत के वाक्यों, संस्कृत के क्रियापदों में सारा संकेत हमारे लिए छिपा होता है, उससे हम ग्रहण करते हैं। बल्कि हमारे और भी कई सारे उदाहरण होंगे, लेकिन तात्कालिक में 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि अगर आप मेहरौली के चंद्र अभिलेख को पाएंगे तो उस अभिलेख में भी लिखा गया है कि ये जो है ना, एक राजा जो थे, उनकी कीर्ति जो है आज इस समग्र धरा पर फैली हुई है, लेकिन शरीर से तो वे स्वर्ग सिधार गए।
तो निस्संदेह वहां पर हमें सोचने के लिए बाध्य करता है कि यह अभिलेख जिसने लिखवाया है वे राजा इस अभिलेख के लिखे जाते समय विद्यमान नहीं थे। ठीक उसी प्रकार अगर प्रस्तावना में इनकी मृत्यु का संकेत है तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि वह शूद्रक कौन है, और तदनुसार हमारे पास यह बात आती है जो प्रस्तावना में लिखे पद्य है, उन पद्यों से यह बात ज्ञात होती है कि शूद्रक नाम का एक राजा था। वही शूद्रक इसका कवि है या उसका लेखक है, लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह राजा था या यह शूद्रक है तो यह कौन है, कब हुए और कहां हुए। जहां तक कहां का प्रश्न है तो एक बड़ा विचित्र सा है कि पूरे के पूरे नाटक में आप पाएंगे तो स्थल विशेष की चर्चा यदि करूं तो वहां पूरे नाटक में केवल एक स्थान का नाम प्राप्त होता है और वह है पुष्पकरंडक। उसकी चर्चा तो जब मैं नाटक के पक्ष में जाऊंगा तब करूंगा, लेकिन अभी इसके नाटककार, इसके कर्ता के विषय में हम चर्चा करते हैं कि शूद्रक राजा है, शूद्रक कवि है, शूद्रक लेखक है, लेकिन ये कब हुए और कहां हुए, और क्या शूद्रक नामक राजा कोई है। प्रश्न ये है, देखिए मूल विषय एक जो संकेत है कि यह जिस प्रकार का नाम है, यह नाम जिस काल का यह नाटक प्रतीत होता है उस काल की दृष्टि से जिस प्रकार सामाजिक समीक्षकों ने उस काल की वर्ण व्यवस्था पर टिप्पणी की है उसको अगर ध्यान में रखें तो यह नाटक का नाम काफी हास्यास्पद प्रतीत होता है। हास्यास्पद इसलिए प्रतीत नहीं होता, हास्यास्पद इसलिए प्रतीत होता है कि इनको जिस प्रकार से हम महिमा मंडित कर रहे हैं। महिमा मंडन से तात्पर्य है, अगर आप शब्द को तोड़ें तो शूद्र और क, और नजदीक लेकर चले बाल और क, यानी बाल का मतलब बालक और बालक बालक। शूद्रक यह जो नाम है, क्या ऐसा नाम रखा जा सकता है? हां, क्यों नहीं रखा जाएगा, जरूर रखा जाना चाहिए, नाम भी अच्छा है। लेकिन जब मैंने वर्ण व्यवस्था की बात की तो इससे हम स्पष्ट पाते हैं कि यह जो भी कोई कवि या लेखक रहे होंगे, आवश्यक रूप से हमें उन्हें मानना पड़ेगा कि तथा कथित उस काल की दृष्टि से ये चतुर्थ वर्ण के थे, और चतुर्थ वर्ण के होते हुए यदि ये राजा थे तो उस काल की वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से वह काल हमारे लिए एक आईना है, यह एक आदर्श है कि उस काल में भी जो एक टिप्पणी की जाती है कि कभी भी चतुर्थ वर्ण को समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया, वो एक उदाहरण बनकर उत्पन्न होगा, क्योंकि इसमें हम इस लेखक के प्रति सम्मान रखते हैं और उस काव्य में ऐसे वर्ण की दृष्टि से भी देखें तो स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते थे, अध्यापन करते थे, काव्य लेखन करते थे। इसलिए अगर शूद्रक नाम है तो इस शूद्रक नाम में किसी भी प्रकार का हास्य नहीं है, यह नाम हास्यास्पद नहीं है, बल्कि यह एक आइडेंटिटी है हमारे सामने यह दिखाने के लिए कि अन्य वर्ग के लोग भी पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करते थे और उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह मृच्छकटिकम नाटक, जो मृच्छकटिकम नाटक भी इसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत इस चतुर्थ वर्ण की स्थापना का प्रयास करता है, जहां क्षत्रिय को राजपद से हटाकर चतुर्थ वर्ण राजा बनता है, आर्यक पालक को हटा करके। तो मित्रों, यह इस दृष्टि से एक अत्यंत क्रांतिकारी नाटक है, जहां पर ब्राह्मण का संबंध एक वेश्या से होता और वेश्या कुल वधू बनती है। यह भी उस समाज के लिए एक क्रांति है। जैसा अभी हमने कहा, तख्ता पलट दिखाया गया उसमें कि एक भ्रष्ट क्षत्रिय राजा को एक शूद्र राजा जो है गद्दी से, ब्राह्मण आदि की सहायता से उसे गद्दी से च्युत करता है और वह राजा बनता है। तो उस ओर भी संकेत है कि किस प्रकार की सुंदर, सुघटित और बिना किसी बंधन की सामाजिक और वर्ण व्यवस्था थी। अस्तु, हम आगे चलते हैं, एक एक विषय को लेकर के चलते हैं कि जो मृच्छकटिकम के कर्ता है उसके विषय में हमें क्या सूचना मिलती है। शूद्रक एक यशस्वी राजा है, समर व्यसनी, प्रमाद शून्य, ककुदम वेद विदाम तपोधनश्च, परवारण बाहु युद्ध लुब्ध, क्षितिपाल किल शूद्रको बभूव। क्षितिपाल किल शूद्रको बभूव, इसकी चर्चा हमने आपके सामने की शुरू में। क्षितिपाल यानी एक राजा, शूद्रक नामक एक राजा हुए जो कि युद्ध में निपुण थे, आलस्य रहित थे,
वेद विद्या के परम विद्वान थे, तपस्वी थे, बाहु युद्ध हो और किसी भी प्रकार का युद्ध हो आदि उस समय की समकालीन जितनी भी विद्या हैं उन सारी विद्याओं में ये निष्णात थे। इसी प्रस्तावना से हमें यह भी ज्ञात होता है कि यह शूद्रक नामक जो राजा थे 100 वर्ष और 10 दिन की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अर्थात यह राजा शतायु थे। अस्तु, अब आती है बातें कि यदि यह राजा थे, यदि ये इतने यशस्वी थे, हर दृष्टि से निपुण थे, तो इतिहास में क्या ये विद्यमान है, इस प्रकार के राजा विद्यमान है, या एक काल्पनिक राजा मात्र डाल करके दे दिया गया हो? क्यों? क्योंकि इनकी जो कहानी है और जिस प्रकार की, देखिए अगर हम सामाजिक संरचना को भी देखें, यदि किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति ने भी इसकी रचना की होगी तो बाद में व्यंग्यात्मक दृष्टि से मानो उनको शूद्रक नाम से उनको विभूषित कर दिया गया, इसलिए मात्र कि इन्होंने चतुर्थ वर्ण की सत्ता की स्थापना मृच्छकटिकम में की है, एक सम्मान दिया है चतुर्थ वर्ण को। तो अगर यह है तो भी हमें देखना पड़ेगा, नाम कोई भिन्न हो लेकिन बाद में चूंकि शूद्र को राजा बनाते हैं इसलिए इनका नाम शूद्रक दे दिया गया हो। तो यह जानना है कि क्या इतिहास में शूद्रक नामक कोई राजा हुआ? यदि यह राजा है तो इतिहास इस राजा को किस दृष्टि से देखता है, किस काल का यह राजा है, कहां कहां इसका उल्लेख मिलता है, तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, इनकी जो प्रामाणिकता है, हम उनका अब अन्वेषण करते हैं। देखेंगे कि राजशेखर ने अपने ग्रंथ में रामिल एवं सौमिल इन दोनों के माध्यम से एक कथा की रचना का संकेत देते हैं, उसका नाम है शूद्रक कथा। और वे स्वयं अपने काव्य में लिखते हैं कि तौ शूद्रक कथाकारौ रम्यो रामिल सौमिलो, यानी रामिल और सौमिल नाम के दो सुंदर कवि हुए हैं जिन्होंने शूद्रक कथा नाम से कथा की रचना की है। और काव्यम ययोर द्वयोरासी दर्ध नारी स्वरूपमा, दूसरे मतलब अर्थात दूसरी पंक्ति उस इतिहास के हमारे लिए नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा है कि इन दोनों को अर्धनारीश्वर अर्थात शिव और पार्वती के रूप में ये रामिल और सौमिल को देख रहे हैं राजशेखर, लेकिन अपने लिए महत्वपूर्ण है कि रामिल और सौमिल नामक ये युगल ने शूद्रक नामक कथा की रचना की थी। तो राजशेखर इसका उल्लेख करते, यद्यपि राजशेखर इस मृच्छकटिकम के बहुत बाद होते हैं। बहुत बाद से तात्पर्य कि अगर अभी तात्कालिक दृष्टि से हम कोई काल निर्धारण नहीं कर रहे मृच्छकटिकम का, लेकिन यदि मृच्छकटिकम 4th और 5th सेंचुरी एडी में लिखा गया तो उस दृष्टि से भी राजशेखर उनसे बहुत बाद में होते हैं, यानी 500-700 वर्ष बाद होते हैं। तो वो भी एक ध्यातव्य है। इसी प्रकार पंचशिख नामक एक हुए हैं विद्वान, उन्होंने भी शूद्रक कथा का उल्लेख किया है। शूद्रक कथा प्राकृत में इन्होंने लिखी है। इसी प्रकार एक विक्रांत शूद्रक नामक नाटक का नायक शूद्रक को कहा गया है, अर्थात विक्रांत शूद्रक नामक जो नाटक है उनके जो नायक का नाम है वह भी शूद्रक है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार हम यहां चर्चा का देख पा रहे हैं उसमें शूद्रक एक चरित्र बनकर के तो आ रहा है, लेकिन इन सारे के सारे उदाहरणों में यह कहीं भी प्राप्त नहीं होता कि इतिहास के किसी कालखंड में शूद्रक नामक यह राजा था। जिस प्रकार हम सम्राट अशोक का नाम लेते हैं, जिस प्रकार हम सातवाहन राजाओं का नाम लेते हैं, पुष्यमित्र शुंग का नाम लेते हैं, हर्षवर्धन का नाम लेते हैं, क्योंकि इतिहास में ये राजा विद्यमान हैं। जिस प्रकार हम चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, समुद्रगुप्त आदि का नाम लेते हैं, उस प्रकार इतिहास के कालखंड में शूद्रक नामक राजा का उल्लेख प्रायशः प्राप्त नहीं होता। लेकिन काव्यों में शूद्रक नाम का अभिज्ञान, शूद्रक नाम का उल्लेख पुनः पुनः प्राप्त होता है। हर्षचरित में बाणभट्ट शूद्रक का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उत्सारक रुचिम चरहसी स सचिवमेव दूरी चकार चकोर नाथम शूद्रक दूतश्चंद्र केतुम जीवितात, अर्थात कि चकोर नाथ चंद्रकेतु नामक सचिव को शूद्रक के दूत ने मौत के घाट उतार दिया था, मारा था, उनकी हत्या की थी। अब आया क्या प्रश्न कि शूद्रक के दूत ने, लेकिन
आप ध्यान देंगे, कादंबरी पूर्णतया एक काल्पनिक काव्य है। हर्षचरितम में अगर शूद्रक, जबकि हर्षचरितम ऐतिहासिक काव्य है, तो उस हर्षचरितम में जो शूद्रक है, जिस शूद्रक की चर्चा की गई है, क्या पुनः वह शूद्रक क्या हर्षवर्धन का समकालीन है या हर्षवर्धन के पूर्व है, यह एक शोध का विषय होगा। लेकिन पुनः मेरी अपनी टिप्पणी है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर भी किसी न किसी रूप में बाणभट्ट ने शूद्रक नामक इस काल्पनिक व्यक्ति की या किसी एक सामान्य छोटे राजा के रूप में चर्चा यहां पर की है। और अगर उस हर्षचरितम की दृष्टि से शूद्रक की स्थापना करें हम, तो पुनः यह शूद्रक का काल आपको 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी एडी हो जाता है, और तदनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि मृच्छकटिकम 6th और 7th सेंचुरी एडी की रचना है। लेकिन अभी इस किसी भी निष्कर्ष पे हम पहुंचने के पक्ष में नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं, अवंती सुंदरी कथा। वृहत अवंती सुंदरी कथा आप लोग सभी जानते हैं दंडी की रचना है। बृहत कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर में शूद्रक का उल्लेख प्राप्त होता है। अवंती सुंदरी कथा जो दंडी की रचना है वो भी आपको 7th सेंचुरी के आसपास की रचना है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र पर आए तो वो भी बहुत बाद की रचना है। इसी प्रकार कथा सरित सागर की बात करें तो वो भी बहुत बाद की रचना है। और अगर उसमें शूद्रक का उल्लेख है तो निस्संदेह वो शूद्रक कोई प्राचीन व्यक्ति होगा, माना जाना चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी कथा काल्पनिक है, इसलिए इसमें अगर ये शूद्रक नामक काल्पनिक चरित्र है तो हम उसे इतिहास का राजा नहीं मान सकते। तीसरा, आगे कि इसी अवंती सुंदरी कथा में दंडी ने शूद्रक का आर्यक के रूप में अभिज्ञान किया है तथा साथ ही चारुदत्त का शूद्रक के सहायक बंधुदत्त के रूप में अभिज्ञान किया है। इस विषय को हम लोग समझ लें कि अवंती सुंदरी कथा जो कि संप्रति उपलब्ध नहीं है, कुछ कुछ अंश कहीं किसी किसी ग्रंथ में जो उदाहरण रूप में उपलब्ध हैं, उन्हीं से हम अपनी उस अवंती सुंदरी कथा की कहानी को जानते हैं। और तदनुसार अवंती सुंदरी कथा में जो शूद्रक है उस शूद्रक को आर्यक के रूप में अभिज्ञान किया गया है। मित्रों ध्यान दें, मैंने प्रारंभ में ही अपनी भूमिका में आपके सामने कहा था कि आर्यक जो कि चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है, प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात शूद्र है, वह राजा बनता है। तो निस्संदेह इसका जो लेखक होगा, मे भी वो अपनी आइडेंटिटी लेकर के वहां पर जा रहा है और अपने को उन्होंने पूरी तरह से समाज में अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए अपने को शूद्रक किया है, कहा है। हो सकता है ये आर्यक हो, हम निष्कर्ष बाद में लेंगे कि यह शूद्रक कौन है। लेकिन हम ग्रेजुअली जो रेफरेंसेज हमें प्राप्त होते हैं अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग काव्यों में या अलग अलग शिलालेखों में, हम अभी उनकी चर्चा कर रहे हैं। और तदनुसार जो चारुदत्त का शूद्रक, और जो चारुदत्त है मृच्छकटिकम का, उस चारुदत्त को शूद्रक के सहायक के रूप में, वो बंधुदत्त के रूप में वहां स्थापित करता है। स्कंद पुराण जिसमें कि इस शूद्रक को आंध्र भृत्य के रूप में, अर्थात आंध्र प्रदेश जो आजकल का जो आंध्र प्रदेश है, उस पूरा इंक्लूडिंग तेलंगाना, वो उस प्रदेश का यह राजा होगा। क्योंकि आंध्र भृत्य का मतलब यहां भृत्य जो है अर्थात वहां की प्रजाओं की सेवा करने वाला, अर्थात यह एक राजा होगा। इसी प्रकार वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी इतिहास में प्रसिद्ध राजाओं में से एक है। उनका एक शिलालेख है। उन शिलालेखों की एक गहन कह सकते हैं अध्ययन के बाद डॉक्टर चंद्रबली पांडे ने यह निष्कर्ष दिया कि यह शूद्रक कोई और नहीं बल्कि वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ही है। अर्थात वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का अभिज्ञान उन्होंने किया है शूद्रक के रूप में। डॉक्टर चंद्रबली पांडे के अनुसार कि इस मृच्छकटिकम की रचना वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने की है। यह एक तर्क है, निष्कर्ष नहीं। पुनः एक और उदाहरण को लें, एक अन्य स्रोत से हमें यह ज्ञात होता है कि यह शूद्रक भास और वात्स्यायन के समकालीन थे। अब यहां पर प्रश्न है कि भास और वात्स्यायन क्या ये दोनों समकालीन थे, या वात्स्यायन पहले भास बाद में, या भास पहले वात्स्यायन बाद में, इनके समकालीन शूद्रक थे? तो तदनुसार हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भास का काल क्या है, या शूद्रक का काल, या वात्स्यायन का काल क्या है। और अगर भास और वात्स्यायन का जो काल है वही काल यदि शूद्रक का ठहरता है तो मैं भी वह
शूद्रक भी उसी काल का होगा और उसी समय का राजा होगा। एक अन्य उदाहरण के द्वारा जो स्टेन कोनो एक पाश्चात्य समीक्षक हैं, उन्होंने इस शूद्रक का अभिज्ञान आभीर वंशीय राजा शिवदत्त के रूप में किया है और यह शिवदत्त 248 ईस्वी में यह राजा था। तो स्टेन कोनो के अनुसार दो बातें सिद्ध होती है कि इस मृच्छकटिकम की रचना 3rd सेंचुरी एडी में, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 248 to 50 एडी के आसपास शूद्रक ने इस काव्य की रचना की और शूद्रक ने काव्य की रचना की जो शूद्रक शिवदत्त था। एक अन्य जो बड़ी ही प्रमुख सूचना है, हम आप सभी जानते हैं कि जब जब मृच्छकटिकम का नाम लिया जाता है तो मृच्छकटिकम की चर्चा के क्रम में पिशेल का नाम स्वाभाविक रूप से आ जाता है। इस पाश्चात्य विद्वान ने मृच्छकटिकम के ऊपर में गहन अध्ययन किया है और इनके कई विचार जो है वो मृच्छकटिकम के संदर्भ में प्रामाणिक माने जाते हैं। तदनुसार त्रयोदंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः के आधार पर उन्होंने दंडी को ही शूद्रक मान लिया है। आइए एक बार फिर से इसको समझें। एक आभाणक प्राप्त होता है कि दंडी ने 3 प्रबंध की रचना की, है ना। दंडी प्रबंधाः त्रिषु लोकेषु विश्रुताः, जो तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं, 3 दंडी के प्रबंध। अब यहां पर भी विमर्श करें। सामान्य रूप से हम आप जो छात्र रूप में जब पढ़ाई करते हैं तो दंडी की 3 रचना मानते हैं। जो प्रसिद्ध रचना है दशकुमार चरितम, काव्यादर्श जो कि साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ है, और तीसरी रचना अवंती सुंदरी कथा जिसका सोर्स के रूप में अभी हम यूज करते आ रहे हैं। अब यहां प्रश्न है, जब प्रबंध शब्द है तो प्रबंध का अर्थ क्या लें। अगर प्रबंध का अर्थ लेते हैं सामान्य रूप से काव्य की रचना, शास्त्र की रचना, साहित्य की रचना, तब तो बात यहीं खत्म हो गई कि दंडी की 3 रचना प्राप्त होती है और वो तीनों रचना है दशकुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा और काव्यादर्श। तो इस पर तो यह अर्थ जो है पिशेल का जो यह कथन है वो खरा नहीं उतरता। लेकिन साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ को यदि इस प्रबंध से हम अलग कर दें, पृथक कर दें, तब जो 3 प्रमुख साहित्यिक रचना दंडी की निकल कर आएगी अकॉर्डिंग टू पिशेल, तो वह क्या कहलाएगी? मृच्छकटिकम, दशकुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा। और जब ऐसी बात हम मानेंगे तब दंडी प्रबंधाः त्रयः जो है इसकी अन्विति हो पाती है। कदाचित आप सोचने के लिए बाध्य होंगे मित्रों, मेरी एक समीक्षा है, मैं जब भी टिप्पणी करता हूं तो भारतीय समाजवाद को जानने के लिए मैं सदैव 2 ग्रंथों का नाम लेता हूं। उसमें से एक ग्रंथ है मृच्छकटिकम और दूसरा ग्रंथ है दशकुमार चरितम। तो जिस प्रकार दशकुमार चरितम की कथा है, जिस प्रकार डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी ऑफ दशकुमार चरितम को हम पाते हैं या अवंती सुंदरी कथा के मूल भाव को पढ़ते हैं, तो इन दोनों के सर्वाधिक निकट हम मृच्छकटिकम को पाते हैं। और तदनुसार अगर पिशेल का यह रिसर्च है, पिशेल का यह निष्कर्ष है, तो हमें यह बाध्य करता है सोचने के लिए कि यह शूद्रक कहीं दंडी तो नहीं। अस्तु, हम इस पर भी जब निर्णय लेंगे कि कौन है यह शूद्रक, कौन है यह राजा, तो हम उस पर यह चर्चा करेंगे। लेकिन संकेत इतना मात्र देता हूं कि मैं व्यक्तिगत यदि इस पर रिसर्च करूं, मैं व्यक्तिगत इसके ऊपर टिप्पणी करूं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो इंक्लिनेशन है वो इस ओर जरूर जाता है। क्योंकि एक जो साम्य है, जिस प्रकार दंडी ने दशकुमार चरितम की कथा में एक आम समाज को हमारे सामने रखा है, गली चौराहे के समाज को हमारे सामने रखा है, टूटे फूटे घर द्वार इस प्रकार की कहानियों को हमारे सामने रखा है, धूर्तता, लंपटता, इस प्रकार की चीजें, लोगों को ठग लेना, लोगों को धोखा दे देना, उड़ा लेना, जेब काट लेना, इस प्रकार की जो संस्कृति हम जिस प्रकार दशकुमार चरितम में देखते हैं, वही संस्कृति हमें मृच्छकटिकम में भी प्राप्त होती है। और कदाचित अगर अवंती सुंदरी कथा पूर्ण रूपेण उपलब्ध होती हमारे पास, तो हम यह निष्कर्ष दे पाने में समर्थ हो पाते कि उनकी भी कहानी इसी प्रकार है। अर्थात तीनों एक दूसरे को, एक तीसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, परस्पर एक दूसरे के पूरक के रूप में आते हैं, और वो दंडी की सोच में है
क्योंकि दंडी और शूद्रक इन्हीं दोनों को हम कहते हैं कि ये वस्तुतः सामाजिक जीवन के मुद्रक हैं। क्योंकि अगर भवभूति लिखते हैं कोई नाटक, तो उनमें तो हम भगवान राम और सीता की कहानी पाते हैं। अगर कालिदास कोई कहानी लिखते हैं तो उसमें हमें दुष्यंत, शकुंतला, उर्वशी और पुरुरवा और नहीं तो अग्निमित्र और मालविका के उस प्रकार के दिव्य चरित्र को हम पाते हैं जिनका समाज से डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं होता। इसी प्रकार यद्यपि भास ने अविमारक और जो एक और नाटक है उनकी चारुदत्त, अभी चारुदत्त की चर्चा आएगी, इन दोनों नाटकों की रचना की है, उसमें हम लोक जीवन को पाते हैं। लेकिन अन्यथा हमारे यहाँ जो क्लासिकल एरा के जो नाटक हैं वो दिव्य चरित्रों से भरे पड़े हैं जिनका साक्षात, जिसको हम उर्दू का शब्द का प्रयोग करें तो सरोकार मानव मात्र के आम जीवन से नहीं है। लेकिन यस, जब जब हम मृच्छकटिकम पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें अपना रिफ्लेक्शन पाते हैं। हम कभी कहा करते थे कि जो हमारी सड़कों पर चलने वाली जो सरकारी बसें होती हैं, उन बसों के चरित्र को यदि हमें एकत्र देखना चाहें तो वह चरित्र हमें मृच्छकटिकम में प्राप्त होता है, वह चरित्र हमें दशकुमारी चरितम में प्राप्त होता है। इसलिए इस पर मैं विमर्श पुनः करूंगा। एक अन्य है सिल्वान लेवी, जिसे सिल्वान लेवी ने स्पष्ट कहा कि यह कोई अज्ञात नाम है और अज्ञात नाम से किसी ने अपना नाम यहां पर शूद्रक रखा है, तदनुसार यह शूद्रक जो है कोई अज्ञात कवि हैं। पुनः एक केटीएस शास्त्री हुए हैं, अर्थात कांतानाथ शास्त्री तैलंग हुए हैं, उन्होंने शूद्रक को मृच्छकटिकम का कर्ता माना ही नहीं है। मित्रों, हम अपने इस विमर्श को आगे भी जारी रखेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे कि यह शूद्रक कौन है। आपने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया विषय लेकर के ये उपस्थित हूं, इस पर तो आवश्यक रूप से आप लोगों की टिप्पणी की आवश्यकता है। पुनः आप लोगों का धन्यवाद।